प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूं चंद्रास मिश्र। आज पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों को प्रथम पाठ के रूप में मंत्र कहानी जो रखा गया है गद्य भाग में, उस गद्य खंड के प्रथम कहानी मंत्र, जिनके कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं, कल इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में बताया गया था इसके पूर्व वाले वीडियो में। आज के वीडियो में आप लोगों को यह कहानी, मंत्र कहानी का सारांश जो कुछ शब्दों में आप लोगों को बताएंगे। तो आइए, प्रेमचंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जिसे मंत्र कहा गया, और इस मंत्र कहानी का सारांश अब मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार बताना चाहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी मंत्र। इस मंत्र कहानी के प्रमुख पात्र में डॉक्टर चड्ढा, कैलाश, नारायणी, मृणालिनी, भगत, बूढ़ा भगत और भगत पन्ना। पात्रों का परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर चड्ढा एक डॉक्टर हैं जिनका एकमात्र लड़का कैलाश है। नारायणी डॉक्टर चड्ढा की पत्नी, कैलाश की मां, और मृणालिनी जो कैलाश की सहपाठिनी है। साथ ही साथ कैलाश और मृणालिनी में प्रेम भी है। पांचवें भगत, जो एक सामान्य गांव में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है, जो भगत के नाम से ही जाना जाता है। और भगत पन्ना जो है वह भगत का लड़का है। पूरी कहानी का सारांश आप लोगों के सामने मैं इस प्रकार से रखना चाहूँगा कि एक बार डॉक्टर चड्ढा जब पूरी तरह से शोहरत प्राप्त करके अपने नगर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के रूप में उभरे हुए हैं, उनके पास चारों तरफ से मरीजों का तांता लगा रहता है। डॉक्टर चड्ढा धन जस दोनों कमाए हैं। ऐसे स्थिति में डॉक्टर चड्ढा के घर एक मरीज आता है, और वह मरीज वह बूढ़ा भगत का लड़का है, जो 6 लड़कों के बाद एकमात्र बूढ़े भगत का लड़का और लकड़ी का सहारा है। एकाएक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाता है। लोग बताते हैं कि आप नगर के डॉक्टर चड्ढा के पास लेकर के जाएं तो शायद लड़का बच जाए। ऐसी स्थिति में भगत विश्वास करके कि मेरा लड़का डॉक्टर चड्ढा के पास जाकर के बच जाएगा, इस उद्देश्य से वह कहारों को डोली में बिठाकर डॉक्टर चड्ढा के वहां पहुंचाने को कहा। जब डॉक्टर चड्ढा के वहां कैलाश वह बूढ़ा अपने बच्चे का डोली लेकर के कहार ले जाकर के जब डॉक्टर चड्ढा के पास रखे, तो बूढ़ा भगत जो निश्चित रूप से अब काफी बूढ़ा हो चुका था, चलने में भी असमर्थ था, अपने डंडे के सहारे वह डॉक्टर चड्ढा के उस आवास पर पहुंचा और बोला। पहले तो उसे डॉक्टर चड्ढा के उस स्थिति को देखकर, वहां के वातावरण को देख करके, वहां के अनुशासन को देख करके बूढ़ा को आगे पैर बढ़ाने तक का भी साहस नहीं होता था। फिर वह साहस करके पहुंचा, और जब ही पर्दे से वह डॉक्टर चड्ढा की तरफ अपना उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ कहना चाहा कि डॉक्टर चड्ढा एकाएक तड़क करके उसे बोले, कौन है, क्या करने आए हो, आज नहीं कल आओ। इतने में बूढ़ा समझ गया कि नहीं, शायद डॉक्टर चड्ढा मेरे लड़के को नहीं देखेंगे। वह अपने घुटनों के बाद अपनी पगड़ी उतार कर रख दिया और बड़े ही कातर भाव में कहा कि हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, 6 बच्चों में एक ही बच्चा मेरे पास है, वह भी बीमार है,
एक नज़र आप देख लें, बस एक नज़र, बड़ा ही अनुशासित ढंग से, क्योंकि एक अनुशासित डॉक्टर के पास जाने के कारण भगत सोच रहा था कि मैं अनुशासित ढंग से अनुनय भी नहीं करूँगा तो निश्चित रूप से डॉक्टर चड्ढा मेरी मजबूरी को समझ लेंगे और मेरे बच्चे को एक नज़र देख लेंगे। लेकिन डॉक्टर चड्ढा मुंशी प्रेमचंद इस कहानी का कुछ दूसरा रूप लेते हैं कि आदर्श क्या होता है और व्यवहारिक जीवन क्या होता है। अब डॉक्टर चड्ढा सीधे भगत से कहते हैं कि नहीं, आज नहीं, कल मेरे खेलने का समय हो गया है, मैं अब गोल्फ खेलने जा रहा हूँ, इसलिए तुम कल लेकर के आओ। भगत फिर कहता है कि बाबूजी तबीयत बहुत खराब है, एक नज़र आप देख लें, बस एक नज़र। लेकिन बूढ़े के इस कातर स्वर को सुनने की और उसे समझने की क्षमता डॉक्टर चड्ढा में नहीं है। वह तो केवल उनके ऊपर इस बात की धुन सवार है कि अपने कलाई में बंधी घड़ी के समय को देखते हैं और उधर गोल्फ के खेलने के समय को मिला के तुरंत वहाँ से चल देते हैं, स्टिक उतारते हैं, अपने मोटर में बैठते हैं और बिना एक नज़र देखे वह गाड़ी लेकर के गोल्फ खेलने के लिए चल देते हैं। आज भगत को ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर चड्ढा एक नज़र अगर देख लेते तो मेरा बच्चा बच जाता। अर्थात किसी के जिंदगी और खेल से वह आज उनको समझ में आया है कि जिंदगी क्या है, खेल क्या है। ऐसे लोगों को, अर्थात डॉक्टर चड्ढा जैसे लोगों को खेल के सामने किसी के जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, ऐसा भगत को महसूस होता है। फिर भगत कहारों को डोली वापस करने की बात करता है और कुछ देर तक मोटर की तरफ देखता रहता है कि शायद अब कहीं लौट आवे, अब कहीं मानवता उनके ऊपर हावी हो, डॉक्टर चड्ढा लौट आवे, मेरे लड़के को एक नज़र देख लें। लेकिन जब आँख से ओझल हो गई वह मोटर तो तुरंत भगत डॉक्टर चड्ढा के इस किए हुए बर्ताव को सहन न करते हुए तथा साथ ही साथ कि एक मानव खेल के सामने अपनी मानवता को किस स्तर तक गिरा दे रहा है कि मानवीय मूल्यों को भी भूल जा रहा है, ऐसी स्थिति में वह कहारों से तुरंत डोली को वापस करने की बात करता है और भगत अपने उस एकमात्र लकड़ी का सहारा जो लड़का है उसे लेकर के घर आता है। लड़का उसी रात दुनिया से चल बसता है। अब भगत के जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार है, अर्थात बूढ़ा और उसकी बुढ़िया दो ही, घर में एक बच्चा, वह भी दुनिया से चल बसा। अब उसे किसी दुनिया की आवश्यकता नहीं है, अब वह पूरी तरह से निराश बैठे केवल 2 समय की रोटी और रोजी की तलाश करते हैं, बाकी दुनिया से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ कहानी के इस प्रथम भाग में ऐसा बताया गया कि डॉक्टर चड्ढा जो है वह पूरी तरह से अपने नियम के पक्के हैं और उस नियम के से थोड़ा सा तिल भर भी किसी के जीवन के लिए भी वह इधर उधर नहीं हो सकते हैं। बात इसके बाद दूसरा कहानी का दूसरा भाग आता है कि डॉक्टर चड्ढा के पास उनकी एकमात्र पत्नी, 2 बच्चे, एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, एक लड़का जो अभी 20 साल का हुआ है, विद्यालय का वह बहुत बड़ा, वह ऐसा जुआ अवस्था, 20 वर्ष का उम्र, एकमात्र लड़का सुंदर सुकांत, पढ़ा लिखा। और आज उस डॉक्टर चड्ढा के लड़के जिसका नाम कैलाश है, कैलाश का जन्मदिन है, जिस पर डॉक्टर चड्ढा के वहाँ मित्रों का तांता लगा हुआ है। कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है। डॉक्टर चड्ढा सभी के आओ भगत में लगे हुए हैं। सभी लोग कैलाश को बार बार पुकारते हैं, उसे देखते हैं, उससे मिलते हैं, क्योंकि कैलाश का आज क्या है, जन्मदिन है। कैलाश डॉक्टर चड्ढा का एकमात्र लड़का है जो काफी उस अपने विद्यालय का एक बहुत बड़ा गौरव है और उस कैलाश से उस विद्यालय में पढ़ने वाली जो छात्रा है उसकी प्रेमिका के रूप में रहती है,
जिसका नाम मृणालिनी है, वह एकाएक हट कर बैठती है कि मुझे भी जन्मदिन में जाना ही है। साथ साथ कैलाश में एक सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि वह सर्पों को पालने का शौकीन था। अपने घर पर विभिन्न प्रकार के सर्प पाल चुका था और सर्प के विषय में वह काफ़ी अध्ययन भी कर चुका था। यहाँ तक कि अपने विद्यालय में जब वह सर्पों के विषय में विभिन्न प्रकार का व्याख्यान दिया तो उससे काफ़ी प्रभावित हो चुकी थी मृणालिनी। इसलिए आज ऐसे अवसर पर जब कैलाश के घर मृणालिनी आती है तो जन्मदिन के उस अवसर के बाद मृणालिनी तुरंत कैलाश से ऐसा प्रस्ताव करती है कि आज मुझे सर्प दिखा दो। बात यहीं से शुरू होती है। मृणालिनी कहती है कि मुझे सर्प दिखाओ। कैलाश कहता है कि नहीं, इस समय ऐसा अवसर ठीक नहीं है, काफ़ी चहल पहल है, ज़्यादा लोग मेरे दरवाजे पर आए, एक के बाद एक की भीड़ लग जाएगी। अर्थात सब कर कुछ कहते हुए भी वह अपनी असमर्थता जताते रहते हैं। उस पर कुछ कैलाश के मित्र और मृणालिनी के जो संबंधी हैं, विद्यालय से जो संबंधित हैं, वह उस पर ताना भी कसते हैं कि मृणालिनी के कहने पर भी कैलाश अगर सर्प नहीं दिखाता है तो फिर मृणालिनी का क्या मतलब। अर्थात बात बात में कैलाश मृणालिनी के लिए अपना जान देने को हाजिर रहता है, आज सर्प दिखाने से इनकार क्या होता है। इस तरह की बातों में मृणालिनी अपना हट को थोड़ा ढीली कर देती है। अर्थात वह कहती है कि नहीं, आप लोगों को वकालत करने की मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है। ऐसे में जब कैलाश को अनुभव होता है कि शायद मृणालिनी अब नाराज हो रही है तो वह धीरे से जाते हैं और सर्प के दरवे में जाकर के मृणालिनी को एक काला सा गेहूं जो उस पूरे सर्पों में सबसे विषैला सर्प है उसको उठा करके लाते हैं। जब मृणालिनी उसे देखती है तो वह स्वयं हक्का बक्का हो जाती है। वह सर्प के गले को दबा करके उसके फन को दिखाने का प्रयास करते हैं। तब तक मित्रों की टिप्पणी होती है कि अरे इसका दांत तोड़ दिए होंगे या इसके अंदर से विष निकाल दिए होंगे। कैलाश यह सहन करने वाला युवक नहीं है, वह सर्पों के विषय में बहुत कुछ जानता है। वह यह प्रमाण भी देता है कि सर्प जब तक यह नहीं महसूस करते हैं कि मेरे जान का खतरा है तब तक वह दूसरे के जान का खतरा बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह बहुत ही जागरूक जीव होता है सब। और ऐसे में न मानते हुए कैलाश कि दांत दिखा दूं अपने मित्रों को, इन्हें विश्वास हो जाए, सर्प के गले को दबाने का प्रयास करता है। और जो ही आज कैलाश के इस व्यवहार को जो अब तक सर्प ने कभी नहीं सहन किया था, कभी नहीं उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ था, आज वह समझ नहीं पा रहा था कि कैलाश मुझसे चाहता क्या है। और ऐसे जब वह बार बार उसके गले को दबा करके दांत दिखाने का प्रयास करते हैं कैलाश, तो वह एकाएक हाथ ढीली पड़ती है और उसी समय वह सर्प मुड़ करके कैलाश की उंगली में डस लेता है। कैलाश की उंगली से रक्त टपकने लगती है, चारों तरफ माहौल कुछ गमगीन होता है। वहाँ सभी लोग कहते हैं कैलाश को सर्प ने डस लिया। कैलाश के पिता की अर्थात डॉक्टर चड्ढा कैलाश की उंगली को काट करके बाहर निकाल देना चाहते हैं, लेकिन कैलाश वह पूरी तरह से जड़ी बूटी पर विश्वास करता है और कुछ दवा का वह इस्तेमाल करके अपने विष को कम करना चाहता है। फिलहाल कैलाश की स्थिति बिगड़ती जाती है, धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वह उसके आंखों के सामने चक्कर आने लगता है, वह बैठ जाता है और पूरे नगर में यह खबर फैल जाती है कि एकमात्र डॉक्टर चड्ढा का लड़का जो कैलाश था उसे सर्प ने डस लिया और शायद वह इस दुनिया से चल बसा होगा। ऐसी खबर उसी बूढ़े के कान में आती है जो बूढ़ा कुछ दिन पहले अपने पुत्र को लेकर के डॉक्टर चड्ढा के वहाँ इलाज कराने के उद्देश्य से पहुंचा था, जिसे डॉक्टर चड्ढा इनकार कर दिए क्योंकि गोल्फ खेलने जा रहे थे। आज उस बूढ़ा के कानों में जब चौकीदार के द्वारा खबर जाता है कि वही डॉक्टर चड्ढा, भगत पूछता है कि क्या वही डॉक्टर चड्ढा जो नगर में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, उसे सुन करके पूरा विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर चड्ढा पूछता है उस चौकीदार से कि क्या उनके एक ही लड़का है या और
चौकीदार बताता है कि नहीं जी, केवल एक लड़का है भगत, अगर तुम चले जाओ तो तुम्हारे जीवन का सारा, वो अपने जीवन की सारी कमाई तुम्हें दे देंगे, तुम्हारे पैरों पड़ जाएंगे, राजा बन जाओगे, विभिन्न प्रकार का उसे लोभ देता है। लेकिन भगत को वह दिन याद आता है जब डॉक्टर चड्ढा की मानवता को वो भली भांति पहचान चुका था और वह एकाएक कहता है कि नहीं जी, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वह डॉक्टर चड्ढा मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किए हैं, अर्थात उनके व्यवहार से तो मुझे निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए। ऐसे में बुढ़िया भी कहती है, अर्थात भगत की पत्नी जो बुढ़िया है वह भी रात के समय तंबाकू पीती रहती है और जाड़े पाले में वह जाने की बात भगत से कहना चाहते कि मत जाओ, क्योंकि इस जाड़े पाले में जाने से क्या मतलब। भगत कहता है कि नहीं जी, अगर वह उनकी गाड़ी भी मेरे पास पहुंचती तो भी मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है। फिर हम पहले से आदत भगत की कुछ दूसरे तरह की है, उसको अब चैन नहीं मिल रहा है, वह कभी सोना चाहता है, फिर उठ करके बैठ जाता है, बेचैन सा लगता है। उधर उस युवक के मृत्यु और जीवन का के संघर्ष को देखता हुआ, शरीर में पूरे विष को फैलते हुए देखता हुआ जब विचार करता है तो वह बेचैन हो जाता है। और फिर जब डॉक्टर चड्ढा के करतूत को जानता है तो थोड़ी देर के लिए वह पुनः राहत की सांस लेता है कि अच्छा है, जैसे मेरा लड़का चला गया, डॉक्टर चड्ढा का भी लड़का चला जाएगा, कुछ ही क्षणों में चला जाएगा। फिर वह जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसके अब तक जो कभी इस तरह का वह किया नहीं है, उसके व्यवहार में ऐसे जीवन में कभी हुआ ही नहीं है, वह मानता नहीं है और बुढ़िया से चुपके से किवाड़ को खोल करके अकेले एक डंडा के सहारे काफी तेजी से वह 80 साल का बूढ़ा डॉक्टर चड्ढा के बंगले तक पहुंचने का प्रयास करता है कि कितना जल्दी मैं पहुंच जाऊं और वह लड़का शायद मेरे तंत्र मंत्र से बच जाए। इस उद्देश्य से वह सिर को नीचे किए हुए काफी तेजी से चला जा रहा था, इतनी तेजी से कि जो 80 साल में कभी चला नहीं होगा। किसी तरह से वह डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर पहुंचता है, वहां पूरी तरह से सुनसान है, अर्थात जो जन्मदिन का खुशहाल माहौल था वह पूरी तरह से गमगीन हो चुका है। सबके आंखों से आंसू बह करके अब सूख चुके हैं, केवल आकाश में तारे ही आंसू बहाने रह गए हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं आती है। भगत जाता है और कहता है कि एक बार भैया को मुझे दिखाइए, हो सकता है। कहते हैं, प्रेमचंद जी लिखते हैं कि ईश्वर बड़ा कारसाज होता है, हर असंभव काम को भी ईश्वर के द्वारा संभव किया जा सकता है। फिर वह भगत जाकर के कैलाश को देखता है, मुस्कुराता है और उसमें एक आशा की किरण जगती है। मंत्र का प्रयोग करता है, सभी लोगों को पानी भर करके लाने की बात करता है। आज वह अनुरानी अपने किए हुए पश्चाताप को काफी वह स्वयं अपने हाथों से पानी भर करके लाती है, कैलाश को नहलाती है। भगत मंत्रों का प्रयोग करता है। कुछ देर के बाद कैलाश की आंखें खुलती हैं, फिर उसके चेहरे खिल जाते हैं, वह उठ बैठता है और जो ही ऐसा भगत को विश्वास हो जाता है तो वह अपना डंडा फिर उठाता है। किसी अज्ञात व्यक्ति से वह तंबाकू मांगता है, तंबाकू पी करके वहां से पुनः अपने घर तेजी से चलने का प्रयास करता है कि कहीं बुढ़िया जग न जाए, नहीं तो वह कहेगी कि चला गया था। इसलिए वह काफी तेजी से आना चाहता है। उधर चारों तरफ पुनः धन्यवाद देने के लिए डॉक्टर चड्ढा के मित्र आने लगते हैं, जो ऐसा डॉक्टर चड्ढा अब तक उस बूढ़े के विषय में नहीं जानते थे। वह डॉक्टर चड्ढा की पत्नी नारायणी भी उस बूढ़े की जस गाने लगती है। सभी अगल बगल वाले मित्रों का समूह जो है उस भगत को देखने के लिए ये पूरी तरह से लालायित हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा स्वयं कहते हैं कि मुझे अब याद आया, वह वही बूढ़ा था जो कुछ दिन पहले मेरे बंगले पर एक मरीज को लेकर के आया था। शायद वही बूढ़ा है। आज मैं उसे बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन लोगों ने बताया कि नहीं, वह किसी से कुछ नहीं देता है, उसके जीवन में दूसरा कुछ अब है ही नहीं। आज एकाएक डॉक्टर चड्ढा को यह महसूस होता है कि नहीं, अब भी हमारे समाज में मानवता कितनी महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने खो चुका था। और यहाँ
मुंशी प्रेमचंद अपने कहानी के माध्यम से, जो कहा गया है कि मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानीकार हैं, अपने यथार्थ की वह यहाँ प्रतिष्ठा करते हैं। साथ साथ डॉक्टर चड्ढा से, डॉक्टर चड्ढा की पत्नी नारायणी से वह माफी भी मंगवा देते हैं कि अब मुझसे जो अपराध हुआ वह बूढ़ा भगत क्षमा करे। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने खेल, अपने साज सज्जा, अपने सुख के लिए किसी की जान की परवाह भी नहीं करते हैं। इस माध्यम से कहानी का यह सारांश यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है। भगत कुछ नहीं प्राप्त करता है, लेकिन एक आदर्श की स्थापना होती है कि शिक्षित लोगों के अपेक्षा अनपढ़ गंवार, लेकिन वह हृदय के उदार व्यक्ति होते हैं, ईमानदार व्यक्ति होते हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं। जबकि डॉक्टर चड्ढा एकमात्र अपने खेल के सामने किसी के दूसरे की जान का परवाह भी नहीं करते हैं। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। आप इस कहानी को पंक्तिबद्ध ढंग से पढ़ेंगे, शायद पूरी कहानी का सारांश आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो पढ़ते समय नहीं समझ में आवे, फिर इसको बार बार पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिएगा। कहानी का सारांश मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बस आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।